खिदमत खल्क का जज्बा रखना हम हमेशा से देखते हैं। एक टाइम या एक उम्र गुजरने के बाद बहुत से लोग NGOs बना लेते थे, ऑर्फनेज होम बना लेते थे, जहाँ पे बच्चों की तालीम और तरबियत का ज़िम्मा वो अपने ज़िम्मे ले लेते थे। या फिर जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं या किसी से कोई ना कोई ऐसा सोर्स हम ढूंढ लेते थे जहाँ से पैसे लेकर हम इन चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स या कुछ इस तरह से अब चल रहा है कि नौजवान नस्ल इन कामों में किस तरह से आगे आ रही है, कैसे वो इन चीज़ों को चलाने में उनको हेल्प आउट कर रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उस्मा आसिफ और अहमद फराज, जो कि सोशल वर्कर भी हैं और इसके अलावा स्टूडेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए आप दोनों का फर्स्टली तो। और सेकेंडली उस्मा, आपसे शुरू करती हूँ, तो मुझे बताएं कि कैसे ख्याल आया कि आपको ऑर्फनेज होम बनाना चाहिए जहाँ पे जितने भी यतीम और मिस्कीन बच्चे हैं वहाँ की आप उनकी तालीम और तरबियत का ज़िम्मा अपने ऊपर लेती हैं? बेसिकली हमारे जो घर का एनवायरनमेंट है वो इसी तरह से था कि किसी ना किसी की किसी तरीके से हेल्प करते रहना। तो हमारी फैमिली ने हमें स्टार्ट से ये चीज़ सिखाई हुई थी। तो फिर हम लोगों ने जब इसको स्टार्ट किया तो बेसिकली स्टार्ट इसको ब्लड डोनेशन से एक्स्ट्रा किया था कि किसी ना किसी की हेल्प करते रहना। अगर किसी को ब्लड चाहिए तो उसको अरेंज करके देना, डोनर्स को अटेंडेंट के साथ कनेक्ट कर देना। तो फिर करते करते फिर आपको एक ख़्याल आता है कि ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जिनके लिए आप काम कर सकते हैं। तो जिसमें ट्रांसजेंडर्स हो सकते हैं, इंटरसेक्स, मतलब इन सब के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। और उसके अलावा सबसे बढ़कर हम ऑर्फन्स के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिनको नहीं पता कि कौन इनके लिए बेहतर सोच रहा है और कौन इनके लिए बुरा सोच रहा है। तो इनको जहाँ से प्यार मिलेगा ये वहीं के हो जाएंगे। कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से किक मिली कि आज स्टार्ट कर लेना? कोई वाक़या ऐसा हुआ, ये कहाँ से शुरुआत हुई? बेसिकली ऐसा कोई वाक़या तो नहीं हुआ था कि आज ही स्टार्ट करना है, बस दिल में एक था कि करना है तो बस करना है। लेकिन एक आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही होती। कुछ सालों से था कि करना है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो कुछ टाइम के बाद मिली कि हाँ अब स्टार्ट लगता है कर लेना चाहिए। फिर स्टार्ट कैसे लिया? फिर हम लोगों ने काफ़ी सारे एरियाज़ को सर्वे किया था कि कहाँ कहाँ इस तरह के बच्चे मौजूद हैं, और ऑर्फनेजेस के साथ एज ए वॉलंटियर काम किया था। और फिर जब पता चला कि यहाँ यहाँ इस तरह के बच्चे मौजूद हैं, उन एरियाज़ का सर्वे किया, सारा डाटा कलेक्ट किया, तो उसके बाद हम लोगों ने फिर अपना जो सारा सेटअप है उसके लिए प्लान बनाया। ज़बरदस्त। अहमद फराज, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये कैसा लग रहा है आपको इस एज में इस तरह से वेलफेयर का काम करते हुए, एक ऑर्फनेज होम बनाते हुए? क्या मुश्किलात पेश आती हैं और शुरू में कैसा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें इनवाइट किया। सेकंड थिंग ये कि हमें कुछ स्टोरीज ऐसी मिली थी जिन्होंने हमें मोटिवेशन दी कि हम इस बड़े काम को कर सकते हैं इस छोटी सी एज में। बेसिकली हमने सबसे पहले, जैसा कि मैम ने बताया, कि हमने कुछ ऑर्फनेज को विज़िट किया, कुछ स्लम्स एरियाज़ को विज़िट किया। वहाँ पर कुछ ऐसे बच्चों को देखा जिनके पास ना तो कपड़े थे, ना खाने को कुछ था, लेकिन उनके पास किताब थी जो उनके गले से लगी हुई थी। तो ऐसी चीज़ों ने हमें मोटिवेशन दी कि हम इन बच्चों के लिए काम कर सकते हैं, इन बच्चों के फ्यूचर के लिए काम कर सकते हैं। देखिए, अगर हमें एक अच्छा फ्यूचर मिल सकता है तो हम ये समझते हैं कि इन बच्चों का कोई कसूर नहीं अगर उनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं। तो हमने इन चीज़ों को देखते हुए स्टार्टअप किया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साल हो चुके हैं इसको स्टार्टअप किए हुए। मुश्किलात हमें ये आई थी कि हम स्टूडेंट थे तो लोग हम पर ट्रस्ट नहीं करते थे। लोग ये समझते थे कि ये अगर हम इनको डोनेशन देंगे या पैसे देंगे तो ये खुद ही खा जाएंगे और अपनी मौज मस्ती में लगा देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब स्टार्टअप किया, सबसे पहले फैमिली से डोनेशन लेके स्टार्ट किया, उसके बाद बाकी लोगों तक गए और सबसे मिलकर, सब ने मिलजुल कर हमारा साथ भी दिया और हमने एक अच्छा ट्रस्ट बिल्ड किया अपने डोनर्स पर। और अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टूडेंट एज में ही, और सारी टीम हमारी स्टूडेंट है, तो हम सब मिलकर इसको चला रहे हैं और बच्चों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। सही है। उस बार आप मुझे बताएंगी कि जैसे इन्होंने बताया अहमद फराज ने कि डोनेशन जो है फर्स्टली घर से लेना शुरू किया, कितना डोनेशन घर से दिया, किसने सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया? अम्मी, अबू, फैमिली में से कौन कौन? बेसिकली ये था कि स्टार्ट में हमारे पास बिल्कुल ज़ीरो था, या कुछ हमारी जो अपनी सेविंग्स होती हैं वो थी। हम लोग अपनी फैमिली को भी स्टार्ट में कन्विंस नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनको लगता था कि हमें पहले अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करना चाहिए, फिर हम इस काम की तरफ मूव ऑन करें। उस टाइम पे फैमिली को कन्विंस करना या उनसे वो पैसे निकलवाना वो ज़रा एक डिफ़िकल्ट टास्क था। लेकिन हम लोगों ने क्योंकि उनसे किसी ना किसी तरीके से निकलवा लिए थे, उनको किसी और डायरेक्शन में मतलब कन्विंस करके कि हम ये गलत काम में नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने उनको कितना डोनेशन फर्स्ट मिला था आप दोनों को? हम लोगों को जो पहली कलेक्शन करनी थी वो अराउंड 1.5 लाख हम लोगों को कलेक्ट करना था। ज़बरदस्त। अब माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके ऑर्फनेज होम में? अभी हमारे पास 18 बच्चे हैं यहाँ। 18 बच्चे हैं। और उसकी जो तालीम है वो पढ़ रहे हैं बच्चे, क्या कर रहे हैं वो सब? बिल्कुल, हम लोग एम्पावरमेंट पे भी काम कर रहे हैं, उसके अलावा सेक्स एजुकेशन पे भी हम लोग बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, और उनकी सबसे बढ़कर दीनी तालीम पे हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं
क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं उनकी जो बेसिक रीज़न है वो यही है कि दीन से दूरी है। तो उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। सही है। तो स्टार्टिंग में होता है ना थोड़ी सी मुश्किलात आती है, जैसे आपने कहा स्लम एरियाज़ विजिट किए तो बहुत सारे लोग जिस तरह से ट्रस्ट में बिल्ड कर रहे होते हैं, डोनर्स भी नहीं कर रहे होते कि क्या करेंगे, 1-2 साल चलाया ख़त्म कर देंगे, या 2-4 महीने का शौक होता है। कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी हम लोगों में शायद उस तरह से नहीं होती है, तो हम फिर यही सोचते हैं कि हम क्या ही कर लेंगे बच्चे जो हैं। तो फिर उनको कन्विंस करने के लिए क्या करना पड़ा? ऑब्वियसली प्रैक्टिकली तो अब तो समझ आ गया होगा सबको। सबसे पहले हमारे पास जो बच्चे आए थे वो किसी ना किसी रेफरेंस से आए थे। फॉर एग्जांपल हमारे दोस्तों के या कि रिलेटिव्स के कुछ जानने वाले थे जो कि ऑर्फन्स थे, तो उन्होंने हमें उनको गाइड किया कि इनको आप लेकर आएँ। तो हमने उनको विज़िट किया, उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की, देन उनको लेकर आए। उसके बाद जब 1 साल या 1.5 साल गुजर चुका था, देन जाकर बच्चों का भी और जो डोनर्स का उनका आहिस्ता आहिस्ता ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हुआ, और उसके बाद हमने प्रॉपर काम किया और फिर एक ट्रस्ट बनता गया और इंशाल्लाह हम इसको चला रहे हैं इसी तरह। सही है। तो अब मुझे बताएंगे वॉलंटियरली जब आपने दूसरे ऑर्फनेज होम में काम करना शुरू किया तो वहाँ पे क्या चीज़ें आपको देखने को मिली जो आपने सोचा कि अगर मैं अपना बनाऊंगी तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं मैं होने दूंगी, या थोड़ा सा इसको चेंज करूँगी मैं? एक चीज़ जो देखने को कॉमन मिली वो ये था कि एम्पावरमेंट पे काम नहीं हो रहा था। ओके, उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बनाया जा रहा था। डेफिनेटली उस चीज़ पे बिल्कुल काम नहीं हो रहा था। और जैसे मैंने आपको बताया कि दीनी तालीम, उसको जिस तरह से हम लोग ट्रेडिशनल लेकर चलते हैं कि कारी साहब आते हैं तो वो नीचे ज़मीन पे बैठ कर पढ़ाते हैं, तो हम लोग दीनी तालीम को बहुत लो लेवल पे मतलब रखते हैं। कारी साहब की जो सैलरी है वो भी बहुत कम होती है, तो हम लोग इस चीज़ को, इस ट्रेडिशन को ख़त्म करना चाहते थे, तो इस वजह से हम लोगों ने बहुत ये स्टेप लिया। उसमें ये बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया आपने, जब हम अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम दे रहे होते हैं, जो भी मौलवी साहब या कारी साहब हम लगवाते हैं, उनका जो हम वजीफ़ा मुकर्रर करते हैं ना वो बहुत कम होता है। यही बच्चे अगर स्कूल्स में जाके या ट्यूशन जो एकेडमी की फ़ीसेस दे रहे होते हैं उससे डबल ट्रिपल होती है, लेकिन हमें होता है कि चलो वो रख लेंगे, इनको हमने इतना ही देना है। और ये इंतहाई मुझे लगता है ये बहुत अच्छा पॉइंट और वैलिड पॉइंट रेस किया आपने। तो फिर आपने इसको अपने ऑर्फनेज होम में किस तरह से बिल्डअप किया? हम लोग एक बहुत, जिस तरह से बच्चे स्कूल में जाते हैं यूनिफॉर्म पहन कर और एक बाकायदा वो चेयर्स पर, डेस्क पर बैठ कर कुरान वो बुक्स पढ़ते हैं इंग्लिश की, बिल्कुल उसी तरह से हम लोगों ने सेटअप बनाया हुआ। पूरा एक रूम है जो कि सिर्फ दीनी तालीम के लिए, उसमें डेस्क रखे हुए हैं, बच्चे बाकायदा की यूनिफॉर्म पहनते हैं, वहाँ पर जाते हैं, उनको पता होता है कि जिस तरह हम स्कूल में जाते हैं हम लोगों को वहाँ पे कुछ मैनर्स का मतलब देखना होता है, बिल्कुल इसी तरह से उनको पता है कि ये रूम है, इसके कुछ आदाब हैं, तो हमने इन आदाब के साथ इस रूम के अंदर आना है। सही। तो अहमद फराज, मैं आपसे पूछूँ कि कितनी टीम है आपकी, कौन लोग हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं? हमारी सारी टीम जो वॉलंटियर्स हैं सारे स्टूडेंट्स हैं। हमारी पूरी टीम तकरीबन 15 से 20 वॉलंटियर जो हमारे साथ मिलके काम करते हैं। कुछ वॉलंटियर्स ऐसे हैं जो कि वहाँ पर फिज़िकल जाके बच्चों को कुछ स्किल्स सिखाते हैं, उनको प्रॉपर मैनेज करते हैं, और कुछ हमारे साथ ऑनलाइन अटैच्ड हैं। बेसिकली जो फुल टाइम होते हैं वो हम 2 से 3 वॉलंटियर्स जो वहाँ पर होते हैं उनको मैनेज करते हैं। तो अब आगे क्या प्लान है? अभी 18 बच्चे हैं माशाल्लाह, आसान नहीं होता। हम कहते हैं कि इतनी महंगाई है, अपने 4 बच्चे या 2 बच्चे नहीं पाले जाते हैं, हम कहते हैं पॉपुलेशन कम, वो एक चीज़ है साइड पे, लेकिन इस तरह से खिदमत हल के तौर पर इस तरह से 18 बच्चों की माशाल्लाह उनकी हर चीज़ का ज़िम्मा अपने ऊपर लेना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और ये तौफीक होती है और अल्लाह पाक हर एक किसी को नहीं देता जो आप किसी के वसीला बनते हैं एक तरह से। तो आगे क्या प्लान है? आप दोनों से सवाल है मेरा। फ्यूचर प्लान्स हम लोगों का ये है कि अभी हम लोग खुद लर्निंग स्टेज पे हैं, तो अभी हम 18 बच्चों के साथ लर्न कर रहे हैं। अभी हम लोगों का इसको एक्सपेंड करने का प्लान तो है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले हम थोड़ी सी लर्निंग कर लें और उसके बाद हम इसको एक्सपेंड करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इस तरह के इदारों की ज़रूरत है, तो हम उनको यहाँ पर मतलब अकोमोडेट करेंगे। और बच्चों के एम्पावरमेंट पे हम काम कर रहे हैं, यानी हम लोग थोड़ा लेकर चल रहे हैं, लेकिन अपने रिसोर्सेज के अंदर जितना हम कर सकते हैं उतना बेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। वैसे तो ये है कि यहाँ पर आने वाला हर बच्चा अपना नसीब अपने साथ लेके आता है। यहाँ पर 100 बच्चे भी आ जाएँ तो वो अपना नसीब अपने साथ लेकर आएंगे। इस तरह से है, गुड। लेकिन हम लोगों को क्योंकि उनके ऊपर खुद बहुत सारी मेहनत करनी है, तो उसके लिए हमें अपनी जितनी एनर्जी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं वो हम उतने के ऊपर कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरह से। आप क्या कहेंगे अहमद? देखिए, ये हम ये समझते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी है इन बच्चों को पालना या इन बच्चों को देखना। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम अभी हमारे पास बहुत छोटा सेटअप है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम पूरे लाहौर को और उसके बाद पूरे पंजाब को कवर करें। तो इसलिए हमें पूरी आवाम की सपोर्ट की ज़रूरत है। हम ये चाह रहे हैं जिस तरह हमने अपनी ज़िम्मेदारी ली है, ये हमें सपोर्ट करें और एक बच्चे की ज़िम्मेदारी लें, ताकि हम सब मिलकर इस माशरे को एक अच्छी तरीके से सर्व भी कर सकें और बेहतरीन एक अच्छे लेवल पर इन सबको लेके जा सकें। बिल्कुल इस तरह से। आप देखते होंगे दोनों जब आप फील्ड में निकले होंगे, इस हवाले से काम कर रहे होंगे,
बहुत सारी एनजीओज़ हैं वो जो बिल्ड होती जा रही हैं, लेकिन एक नेम समथिंग इस तरह से होता है कि वो मार्केट में अच्छा नहीं जा रहा होता ना, फंड्स, डोनेशन, ये सब चीज़ें हर कोई कर रहा है और एक तरह से बिजनेस के तौर पर पूरा एक सिलसिला चल रहा है। तो कितना मुश्किल होता है कन्विंस करना जो आपके डोनर्स होते हैं, उनको बताना कि हम कर लेंगे। ट्रस्ट तो ऑब्वियसली कर लेते होंगे, कहते होंगे पोटेंशियल है, यंग जनरेशन है, इस तरह से लेकर चल रही हैं, बाकी 15 वॉलंटियर्स भी हैं जो काम कर रहे हैं, तो थोड़ा मुश्किलात तो आती होंगी मैनेज करने में। बिल्कुल ऐसा तो होता है, क्योंकि 18 बच्चे हैं तो उनका डेफिनेटली एक बजट भी चाहिए होता है, लेकिन हम लोग बाहर किसी से इतना नहीं करते। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारे वेल नोन पर्सनस हैं, मतलब जो हमें जानते हैं, जिनको पूरा ट्रस्ट है हम पर, या जो विज़िट करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि अगर हम किसी से भी कहते हैं वो हो सकता है हमें ना दे, लेकिन जब कोई एक विज़िट करता है वो देखता है कि वाकई ही यहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है, यहाँ पर लग रहा है और किस तरह से उनकी तरबियत हो रही है, तो खुद ब खुद वो देते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपनी ज़्यादातर फैमिली या हमारे जो सर्कल है उसी से कहते हैं, बाकी तो किसी से इतना नहीं। सही है। तो आप मुझे बताएंगे कि आप बच्चों को किस तरह से, जैसे आपने एम्पावरमेंट की बात की है, वीमेन एम्पावरमेंट या फिर बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं? उनको कोई हुनर, स्किल सिखाकर या किस तरह से? उनको बेसिकली हमारा मकसद, जिस तरह मैंने पहले बताया कि बाकी ऑर्फनेज भी हैं, लेकिन हमारा 2 काम थे जिस पर हमने फोकस करना था, एक दीन की तलीम और एक बिज़नेस या स्किल की तलीम, क्योंकि जिसके पास ये दोनों चीज़ें होंगी तो हम ही समझते हैं उसकी दुनिया और आखिरत दोनों में वो कामयाब हो सकता है, और हमारा मिशन भी ये है। तो दीनी दुनियावी तलीम के लिए या फिर स्किल्स के लिए हम अभी जो वहाँ पर चल रहा है वो कैमरा, वीडियो एडिटिंग, ये क्लासेस और कंप्यूटर की उनकी ये भी स्टार्ट किया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 मंथ हो गए हैं उनको ये स्टार्टअप करवा दिया है। अभी उनकी एज है सिर्फ 8 से 10 साल, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जितनी छोटी एज में वो इस लेवल तक चले जाएंगे कि वो 2-3 साल में प्रॉपर प्रोफेशनल्स बन जाएंगे, ताकि वो 18 से पहले इंडिपेंडेंट भी हो जाएं और बाद में सोसाइटी को सर्व भी कर सकें। तो हमारा मेन मकसद यही है कि उनको प्रॉपर स्किल्स देना, और उसके लिए हमने काम अभी से स्टार्ट कर दिया। ज़बरदस्त। तो आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? बिल्कुल, अभी हमारे बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चे हैं, बट दे नो वर्ड क्या है, पावर पॉइंट क्या है, उनको इन चीज़ों का पता है। वो कीबोर्ड इतनी स्पीड से चलाते हैं, तो बिल्कुल अभी छोटे छोटे से हैं। जैसे अहमद ने बात की कि जो हमारे 8 से 10 साल वाले बच्चे हैं, 5, 6, 7, ये तो स्किल्स बाकायदा सीख रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल छोटे हैं, 3 साल 2 साल जो हैं, ये लोग भी हमारे कीबोर्ड, कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। जैसे हम देखते हैं, हाँ, हम जब किसी की मदद करते हैं ना, तो हम कहते हैं उसका महाना लगा दिया जाए, उसको चंद पैसे दे दिए जाएं। हम उसको हुनरमंद नहीं बनाते हैं, हम उसको छोटी सी दुकान नहीं खोल कर देते हैं। हम होता है कि वो सारी उम्र हमारे पे ही डिपेंड रहे, चलो 4 पैसे देते जाए, 4-5 हज़ार महीने का दे दिए, हम नहीं इतना सोचते हैं। लेकिन ये वाकई में इस तरह से हम सिर्फ तालीम पर फोकस करते हैं या इस तरह से, क्योंकि हम आप खुद स्टडी करें, आपको पता है कि प्रैक्टिकल चीज़ें कहाँ काम आएंगी। हम तालीम ले रहे हैं, वो साथ साथ चलेगी, लेकिन अगर बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा आगे जाकर उनको फिर भी स्ट्रगल ही करना पड़ेगा। और हमारी बच्चियाँ जो हैं वो बेकिंग करती हैं, बेकिंग सीखती भी हैं, करती भी हैं, तो इस चीज़ को वो लेकर चल रही हैं। जिसका जिस तरफ इंटरेस्ट है वो उसी चीज़ को लेकर चल रहा है। प्रॉपर एक वो रोज़गार जो है अपना खुद बना सकेंगी, और आप लोगों की भी मोहताज नहीं रहेंगी, बल्कि आपके साथ भी वॉलंटियरली वो काम करेंगी इस चीज़ के लिए। आपने रिसेंटली देखा होगा, एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो वायरल हुई थी, सब्यसाची ड्रेसेस उन्होंने अभी सपोर्ट किया है उनको स्लम एरिया में। वो सेम इस तरह से ही आप जैसे यंग जनरेशन थे उनको स्किल सिखा रहे थे, सब्यसाची ने अब उनको सपोर्ट किया है कि इतने अच्छे हमारे में टैलेंट मौजूद है, थोड़ी सी निखारने की और थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। बाकी सब चीज़ें तो ऑब्वियसली ज़रखेज़ ही हैं। तो मुझे बताएंगे लैक कहाँ पे कर रही हैं चीज़ें, जितने भी बाकी ऑर्फनेज होम चल रहे हैं, फाउंडेशंस हैं, वो कहाँ पे लैक कर रही हैं, उनको कहाँ पे बेहतरी की ज़रूरत है? मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई अपने इंटरेस्ट के, अपने मतलब जितनी उनकी एनर्जी है या जितना उनका पैशन है, उसके अकॉर्डिंग हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है। अगर कोई नहीं दे रहा तो वो उनका फिर उस चीज़ में है कि वो क्यों नहीं दे रहे, लेकिन उनको देना चाहिए। बट मैंने देखा है कि हर कोई अपना फुल 100% देने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। सही जी बिल्कुल, 100% हर कोई दे रहा है, लेकिन जो मेन चीज़ जो आपने अभी बताई हमें कि जिस तरह के वो जो सिस्टम चल रहा है ना कि पहले BS करें, MPhil करें, वो फिर ना फिर फील्ड में जाए फिर भी कुछ नहीं आता, इंटर्नशिप करवाते हैं फिर तो उससे ये होगा कि वो 23 या 24 ईयर ओल्ड में अपनी जाके स्टडी कंप्लीट करेगा, फिर कुछ स्टार्टअप करेगा। लेकिन हमारा जो डिफरेंट मिशन यही है कि हमने 18 ईयर तक उनको इंडिपेंडेंट बनाना है, और हम इसी को लेकर चल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ हर NGOs को इस पर फोकस करना चाहिए कि वो स्किल्स बिल्कुल छोटी एज में स्टार्ट कर दें स्टडी के साथ साथ, ताकि उनकी स्टडी जब कंप्लीट हो तो वो इंडिपेंडेंट भी हो और वो एक अच्छी अर्निंग पर जा रहा हो, ताकि उनको किसी की बाद में ज़रूरत ना पड़े, ना तो कोई जॉब करनी पड़े, या फिर अगर जॉब भी करे तो वो 18 साल से पहले उसको स्टार्टअप कर दे एंड वो एक अच्छे लेवल तक 18 साल से पहले चला जाए। बिल्कुल इस तरह। घर वालों को क्या रिएक्शन है? वो तो बड़ा सराहते होंगे इस चीज़ को, अप्रिशिएट करते होंगे।
बिल्कुल ऐसा ही है, और हमारी कैसे जो बैकबोन है, जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है, वो हमारी फैमिली ही है। और ज़बरदस्ती तो बहुत अच्छी बात है। आप बताएं फराज। जी बिल्कुल, पहले पहले थोड़ी सी मुश्किलात आई थी। अब तो ऐसा होता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर आए हैं तो पीछे अगर कोई गेस्ट या कोई चीज़ आ जाती है तो मम्मा जाती हैं उनको वेलकम करने और उसके बाद प्रॉपर उनको सारा कुछ देख लेती हैं, तो वो हमें फुल सपोर्ट करती हैं। आई थिंक हम उनकी दुआओं की वजह से, तो जिस तरह हमें स्टार्टिंग में अगर डोनेशन नहीं होती थी तो हमने देखा कि हमारी माएँ दुआएं करती थी, वो टेंशन में रहती थी कि बच्चों को डोनेशन नहीं हो रही और ये बच्चे कैसे चलाएंगे। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि उनकी दुआओं की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत अच्छी बात है, जिस चीज़ में माँ बाप इन्वॉल्व हो जाए ना, वो चीज़ मुझे लगता है वैसे ही बरकत आ जाती है और सूथिंगली वो होना शुरू हो जाती है। हमारी थोड़ी मेहनत कम लगती है, उनका तजुर्बा बीच में आ जाता है ना थोड़ा सा, और वो एक बरकत रहती है हमेशा से। अच्छा मुझे बताएं, टीचर्स का क्या रिएक्शन होता है? उनको पता तो होगा कि आप इस तरह से काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हेल्प तो मिलती होगी एक तरह से। बिल्कुल, टीचर्स बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं और सपोर्ट जितना वो कर सकते हैं वो उतना करते हैं। और हर तरह से, जिस तरह जहाँ जहाँ हमें कुछ मामला ऐसे होते हैं जहाँ पे टीचर्स की गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ें हम लोग पेरेंट्स से सीखते हैं, कुछ चीज़ें टीचर्स से सीखते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स नहीं सिखा पाते वो फिर टीचर्स सिखाते हैं, तो वहाँ पे टीचर्स हमारी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल इस तरह। अच्छा कभी ऐसा भी होता होगा किसी में डोनेशन नहीं होता होगा समथिंग, तो मुश्किलात तो ऑब्वियसली आती होंगी, फिर कैसे मैनेज करते हैं उसको? स्टार्टिंग में तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा देखनी पड़ी थी, बिकॉज़ स्टार्टिंग में ट्रस्ट भी नहीं था और डोनर्स भी बहुत कम थे और फैमिली की तरफ से इतना ज़्यादा लोगों को नहीं पता था। तो ये था कि हमने सबसे पहले क्या किया, हमने अल्लाह पर भरोसा किया। तो हमें वो कहते हैं ना कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाज़ा ज़रूर खुलता है, तो वो हमने अपनी आंखों से अपने ज़िंदगी में होता देखा है। तो ऐसा बहुत बार हुआ कि हमें कहीं से अगर डोनेशन नहीं आ रही थी तो वो कोई ऐसा डोनर या कोई ऐसा रिलेटिव जिसने कभी नहीं दी हुई थी तो वो उस मंथ दे देता था, जिसकी वजह से हमारा ये निज़ाम चल जाता था। हम ये अभी फोकस करते हैं कि थोड़ी थोड़ी सेविंग करते रहते हैं, तो जब हमें इस तरह का कोई मसाइल आते हैं तो अपनी सेविंग को यूज़ करके इस सिस्टम को चला देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है ना, ऐसे आप देखते होंगे कि उसकी ज़ात पर तवक्कुल और यकीन जो है वो बढ़ जाता है कि कहीं ना कहीं से हो जाएगा अरेंज। और इस चीज़ को मुझे लगता है सबको करना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। आप देखें आपके हमसायों में इधर उधर बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद होते हैं जो रात का खाना नहीं खाकर सोए होते हैं, लेकिन वो सफ़ेद पोश होते हैं, बता नहीं सकते कि हमारे घर के हालात क्या हैं, लेकिन देखने वाले की अगर निकाह हो तो उसको सब नज़र आ रहा होता है कि कहाँ पे कौन से और कैसे मामलात हैं। ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो बच्चों को छोटी उम्र से सिखाना शुरू कर दें कि आपने अपनी पॉकेट मनी से थोड़ा सा हिस्सा किसी दूसरे के लिए रखना है जिनको इसकी ज़रूरत है। तो आप लोगों को तो फिर इस तरह से होता है ना, फजूल खर्ची की तरफ तो आप जाते ही नहीं होंगे, वो होता है कि बच्चों के लिए सेव करके रखना। अभी से मेच्योरिटी का एक लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ रहा होगा, ऐसे हो रहा है? बिल्कुल ऐसे ही था। एक टाइम ऐसा था कि हम लोग अपनी सेल्फ केयर बिल्कुल स्किप कर चुके थे, लेकिन उस टाइम पे हमें फैमिली की तरफ से थोड़ी सी मतलब बातें सुनने को मिली कि आपकी अपनी भी एक ज़िंदगी है, अगर आप अपना ख्याल रखोगे तो ही आप इन बच्चों का ख्याल रखोगे। बैलेंस ज़रूरी है ना, ज़ाहिर बात है अगर आप नहीं वो कर सकेंगे तो फिर वो कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन फजूल खर्चे पे हम लोग खुद भी कंट्रोल करते हैं, और क्योंकि वो तो ज़ाया है, असल में हमारे काम वही आना है जो हमने किसी पे लगा दिया है। बिल्कुल इस तरह से है। अच्छा मुझे बताएंगे, आप लोग एक और बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, ब्लड डोनेशन, इन सब की कलेक्शन वगैरह, इस सब का ख्याल कैसे है और इसको कैसे मैनेज करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग का जो ये सारी जर्नी है स्टार्ट ही ब्लड डोनेशन से हुई थी। अच्छा। क्योंकि फैमिली के अंदर था कि किसी ना किसी तरीके से दूसरे की हेल्प करते रहना, तो ज़रूरी नहीं कि आप किसी की सिर्फ पैसों से हेल्प कर सकते हैं, आप किसी की तरफ मुस्कुरा कर देख सकते हैं, तो हो सकता है कि वो इंसान कितनी तकलीफ में हो लेकिन आपकी मुस्कुराहट उसका पूरा दिन बदल दे। ट्रूली तो बहुत अच्छी बात। इस तरह से अगर ब्लड डोनेशन से ये था कि किसी को अगर ज़रूरत होती थी तो उनके लिए ब्लड अरेंज कर देना, तो शायद उन्हीं डोनर्स की उन्हीं अटेंडेंट्स की जो दुआएं हैं उनकी वजह से हम आज यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल इस तरह से है। और आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो बहुत खुशी लग रही है होती है ऐसे लोगों से मिलकर, स्पेशली आप जैसे लोगों से मिलकर जिनसे अपना भी सारा बूस्ट होता है और सोचना होता है कि अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मैंने ऐसा कुछ किया है क्या ज़िंदगी में। ऐसी है, देखें अगर हम जो किसी को पैसे की ज़रूरत है, अगर वो हम 1 या 2 दिन बाद दे देंगे तो उसका गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर ब्लड ऐसी चीज़ है कि अगर वो 1 घंटा भी लेट हो गया तो अगले की जान जा सकती है। तो ब्लड डोनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम खून अतिया करेंगे, क्योंकि इससे तो हमारे ये डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपको फ़ायदा ही होता है ब्लड डोनेट करने से और अगले की जान भी बच जाती है। तो स्टार्टिंग इससे ही हुआ था कि ब्लड लोगों को डोनेट करें ताकि जो ज़रूरतमंद है उनको टाइम नहीं लग सके और उनकी जान बच सके, और इससे बड़ा अजर क्या हो सकता है कि आपकी वजह से किसी की जान बच जाए। तो ब्लड डोनेशन से ही स्टार्टअप करके आगे नेक्स्ट मूव ऑन हमने ऑर्फनेज की तरफ किया था। बिल्कुल। सर लास्ट मिनट है हमारे पास, कोई पैगाम देना चाहेंगे आप दोनों? बिल्कुल, मैं अपने जितने भी सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि जिस तरह से हम लोगों ने पहले बात की कि आप उनके पैसों से मदद करें, आप सिर्फ अपने आसपास देखें कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है
और आप किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं। आप किसी का दुख सुन सकते हैं और आप किसी को मुस्कुरा कर देख सकते हैं, आप किसी का थोड़ा सा बोझ हल्का कर सकते हैं। तो आप बस अपने आसपास ऐसे लोगों को ज़रूर तलाश करें, क्योंकि आप अपने हिस्से का थोड़ा सा दिया तो ज़रूर जला कर जाएँ, ताकि आपके पास आखिरत के लिए कुछ मौजूद हो। सही है। आप अहमद फराज क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, हर कोई इस माशरे की बेहतरी के लिए अपनी एक ज़िम्मेदारी समझे। अगर हम इस बच्चों को चला रहे हैं, इस ऑर्फनेज को चला रहे हैं, तो आप भी कुछ ना कुछ इस माशरे में कंट्रीब्यूट ज़रूर करें, चाहे वो हमारे साथ मिलके करें या आप इंडिविजुअल करें, लेकिन इस माशरे की बेहतरी के लिए अपना किरदार ज़रूर अदा करें। अगर थोड़ा थोड़ा सब करेंगे तो कतरे कतरे से दरिया भर जाएगा और इस माशरे में एक ऐसी चेंज आएगी जिससे हम हर तरह की बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो ज़रूर कंट्रीब्यूट करें और जितने भी सोशल वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट भी करें और उनको तनकीद का निशाना ना बनाएं कि आप ये क्या काम कर रहे हैं। उनको सपोर्ट करें और साथ मिलके काम करें ताकि मुआशरा बेहतरी की तरफ जा सके। बिल्कुल इस तरह से। बहुत शुक्रिया आप दोनों के प्रोग्राम में आने के लिए। और मैं भी यही कहना चाहूँगी, जो जज्बा होता है वो पैसों से शुरू नहीं होता, वो एक लगन होती है, उससे शुरू होता है, पैशन से शुरू होता है और उसको कंटिन्यू रखना चाहिए।